नमस्कार, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी कहानी बताएंगे जो यूरोप की सबसे बड़ी पहेली है। 500 साल बाद भी वह अनसुलझी है। कहते हैं हर 100 साल बाद कोई ना कोई महामारी आती है। कोरोना भी उन्हीं में से एक है। आज हम आपको जो कहानी बताएंगे उसमें रहस्य भी है, गम भी है, पीड़ा भी है और दुखों का पहाड़ भी। एक तरीके से इस महामारी को कॉकटेल कहा जा सकता है। 1518 की कहानी है। फ्रांस जो उस समय स्टार्सबर्ग हुआ करता था, वहाँ एक महिला रहती थी, फ्राउ ट्रॉफी। एक दिन फ्राउ ट्रॉफी घर से निकलती है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। करीब 10-15 मिनट तक यह सिलसिला चला तो बाहर खड़े लोग भी इसलिए हंसने लगे कि शायद कोई अच्छी खबर है, इसलिए ट्रॉफी हंस रही है। लेकिन आधा घंटा तक वह तेज तेज हंसने लगी तो लोग समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। उसके चेहरे का भाव बिल्कुल सपाट था, वह खुद की हंसी नहीं रोक पा रही थी। करीब पौना घंटे बाद एक के बाद एक दर्जनों दरवाजे खुलते हैं और उनमें से एक एक दो व्यक्ति, महिलाएं हंसते हुए निकलते हैं। मुख्य सड़क पर सब लोग आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। अब जो सही लोग थे वो समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। यह कोई लाफ्टर गैस है या कोई वायरस है या कोई अंधविश्वास है। अब उस समय भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में अंधविश्वास करने वालों की कमी नहीं थी। विशेषकर फ्रांस में महिलाओं को डायन कहकर मार दिया जाता था। कई ऐसे मामले हुए वहाँ, अंधविश्वास के चलते कई जाने भेंट चढ़ गई। अब काफ़ी देर तक सभी लोग हंसते रहे। हंसने का सिलसिला करीब 1-1.5 घंटे तक चलता रहा। जो सही लोग थे उन्होंने हंसने वाले लोगों को चुप कराने का प्रयास किया। उनके हाथ पैर भी बांधे, चेहरे पर टेप तक लगा दी गई मुंह के ऊपर, लेकिन वह हंसते हुए बंद नहीं हुए। इसी बीच इन सब लोगों ने, लगभग 34 लोगों ने नाचना शुरू कर दिया। अब ये हंसने के साथ साथ नाच भी रहे थे। अब जो सही लोग थे वे समझ नहीं पा रहे थे कि हुआ क्या है। अब दुनिया भर की बातें होने लगी, सब कुछ होने लगा। अब घंटों तक यह सिलसिला चलता रहा। अब जिसकी जितनी एनर्जी थी वो उतना सर्वाइव कर पाया। लगभग यह सिलसिला पूरे इलाके में फैल गया। इलाके में फैलने के बाद लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इसकी सूचना दी गई। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारी वहाँ पहुँचे, कुछ डॉक्टर भी पहुँचे। अब याद रहे कि उस समय डॉक्टर नहीं हुआ करते थे, वैद्य थे। कुछ वैद्य पहुँचे, झाड़ फूँक करने वाले पहुँचे, लेकिन किसी के हाथ में कुछ नहीं था, कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा था। धीरे धीरे यह चलता रहा और यह सिलसिला 24 घंटे तक चला। हजारों लोग सड़कों पर हंसते हुए निकल पड़े और कोई नाच रहा था, कोई ज़मीन में लेट रहा था। 24 घंटे में जिसकी जितनी एनर्जी थी, कोई बेहोश होकर गिर रहा था, लोग गिरते जा रहे थे। इस दौरान लगभग 400 लोगों की मौत हो गई, क्योंकि किसी की सांस फूल गई, किसी की दिल की धड़कनें तेज़ होने से अटैक आ गया। इस तरह की सब चीज़ें जो थी वो होती चली गई। अब इसे देखने के लिए दूसरे गाँवों, जो घटना के बराबर वाले गांव से लोग भी पहुंचे। हजारों की भीड़ इकट्ठा, लेकिन हर कोई इसे अंधविश्वास बता रहा था। कि कह रहे थे लोग कि डायन है। ट्रॉफी के अंदर पहले डायन आई, फिर उसने सभी लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि वैद्य उसके अलग तर्क दे रहे थे। उनका कहना था कि यह वायरस हो सकता है। अब उस समय से महामारी का नाम दिया गया। अब कुछ लोगों ने इसे डांसिंग डेथ नाम दिया, कुछ लोगों ने इसे डांसिंग प्लेग नाम दिया। अब इस तरह के तमाम नाम दिए गए इस बीमारी को, लेकिन हर कोई इस चीज़ को जानने के लिए आतुर था कि आखिर बीमारी क्या है। लोग हंस हंस के 400 लोगों की जान अचानक कैसे चली गई। 24 घंटे में 400 लोगों का एक ही शहर में मरना बहुत बड़ी बात थी। शमशान घाट, कब्रिस्तान सब फुल हो चुके थे। अब उनकी स्थिति के बाद
भारत तक भी यह बात पहुंची। अब रिसर्च लंबे समय तक चलती रही, विदेशों में भी रिसर्च हुआ, लेकिन अभी तक लगभग 500 सवा 500 साल बाद भी वह यूरोप की सबसे बड़ी पहेली बनकर रह गई है। इस पर एक किताब भी लिखी है। किताब में 1952 में यूजिन बैटमैन नाम के एक व्यक्ति ने इस पर एक किताब लिखी, जिसका नाम था रिलीजन डांस इन द क्रिश्चियन चर्च एंड इन पॉपुलर मेडिसिन। उसमें उन्होंने जिक्र किया कि यह एक महामारी है, यह वायरस से भी हो सकती है, आबो हवा से भी हो सकती है, पशुओं से भी हो सकती है। दुनिया भर के उन्होंने उसमें तर्क दिए, लेकिन स्थिति स्पष्ट नहीं थी। इसके बाद एक अन्य किताब में भी तमाम तर्कों को रखा गया। अब ये तर्क दिए जाते रहे, लेकिन कोई अहम सबूत नहीं मिल सका। फ्रांस के म्यूजियम में आज भी उस महामारी से संबंधित कई प्रमाण रखे हुए हैं, शोध भी चल रहे हैं, परंतु बड़े बड़े वैज्ञानिक उस महामारी के सामने आज तक फेल ही साबित हुए हैं। एक ऐसा एक मामला मेडागास्कर एक जगह है, 1840 में सामने आया था। एक जगह वहाँ स्कूल था, अचानक दो छात्राएं एक क्लास में हंसना शुरू कर देती हैं। वह काफ़ी देर तक हंसती रहती है। शुरुआत में आसपास के बच्चे, वो कन्या का स्कूल था, वहाँ लड़कियां जो थी सिर्फ लड़कियां पढ़ती थी। आसपास की लड़कियां सोचने लगी कि हो सकता है कोई इनके बीच बातचीत चल रही है उसको लेकर सिर्फ, लेकिन हंसने का सिलसिला करीब आधा घंटा तक चला। इसी बीच एक शिक्षिका आई और शिक्षिका ने दोनों को रोकने का प्रयास किया, लेकिन वह हंसती रही। शिक्षिका ने उनकी ज़बरदस्त पिटाई की, लेकिन उन्हें पिटाई का असर ही नहीं हुआ और वह हंसती चली गई, मानो वह खुद की हंसी रोकना चाह रही थी, लेकिन उनके चेहरे बिल्कुल सपाट थे। एक तरीके से जबरन हंस रही थी वह। उस समय डॉक्टरों ने एंटीबॉडी भी बनाई, जैसे आज कोरोना में एंटीबॉडी एक दूसरे को चढ़ाई जा रही है। हालांकि एंटीबॉडी का उस समय कोई असर नहीं हुआ। इसी तरह का एक तीसरा मामला है। ये मामला है 63 साल पहले तंजानिया का। उस समय तंजानिया का नाम तांगयानी का था। यहाँ के कसासा गांव स्थित एक सरकारी स्कूल था, जिसमें 159 छात्राएं पढ़ती थी। यहाँ एक क्लासरूम में कुछ छात्राएं आपस में बात करते करते हंसने लगी, और हंसते हंसते करीब आधा घंटा से ज़्यादा हुआ, पौना घंटा हुआ। टीचर ने उन्हें खूब समझाया, लेकिन वह उनकी बात नहीं मानी। इसके बाद उन छात्राओं की पिटाई की गई, जैसे मेडागास्कर में हुआ था। तो इसी तरह पिटाई के बाद भी वह नहीं मानी। धीरे धीरे उनके बराबर वाली छात्राएं भी हंसने लगी। एक एक कर क्लासरूम से छात्राएं बाहर निकलने लगी और हंसने लगी तेजी के साथ। लगभग 400 छात्राएं, 500 छात्राएं हंसती रही। तेजी के साथ वे हंसते हंसते जमीन पर लेटकर नाचने लगी। अब यह फ्रांस जैसा मामला तो था, लेकिन वह ज़मीन पर नहीं लेट रहे थे, यहाँ ज़मीन पर लेटकर नाच रही थी छात्राएं। धीरे धीरे एक से दूसरे स्कूल, दूसरे से तीसरे स्कूल, इस तरह करके कसासा गांव के 14 स्कूलों में यह बीमारी फैल गई। लगभग 1000 बच्चों में हंसने की बीमारी हुई। अब शुरुआत में शिक्षक, अभिभावक और वैज्ञानिक यही सोच रहे थे कि यह हुआ क्या है। ज़्यादातर अनुमान लगा रहे थे कि यह एक अंधविश्वास है, जो फ्रांस की ट्रॉफी के बाद तंजानिया में आ गया है। अब फ्रांस कहाँ, तंजानिया कहाँ, दोनों देशों के बीच काफ़ी अंतर है। अब तंजानिया 1961 में आज़ाद हुआ था, ब्रिटेन का वह गुलाम था। बीमारी फैली थी 1962 में। अब कुछ लोगों ने कहा कि यह ब्रिटेन की साजिश हो सकती है। कुल मिलाकर इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। 1000 बच्चों में यह बीमारी फैली। लोग वह नाचते रहे ज़मीन पर लेटकर। परिजनों ने भी उनकी पिटाई की शुरू में कि ताकि ये ठीक हो जाएं, लेकिन वह नहीं हुए। कुछ बच्चे बेहोश हो गए, जिनकी ज़्यादा एनर्जी थी वे ज़्यादा देर तक सर्वाइव कर पाए। इसके बाद
जो बेहोश हो गया उसकी जान बच गई और जो अचेत था वह नहीं बच पाया। यहाँ भी कई बच्चों की जान हंसते हंसते चली गई। इसी तरह के कई मामले दूसरे देशों में भी सुने गए हैं, लेकिन उनके पुख्ता प्रमाण नहीं मिले हैं। उस समय तंजानिया में मनोचिकित्सकों ने कहा था कि ब्रिटेन से आज़ाद होने के बाद तंजानिया में एजुकेशन की बहुत कमी है, तो इसलिए यहाँ का बच्चों का शिक्षित होना बेहद ज़रूरी है। यहाँ के बच्चों को लोग यानी अभिभावक और उनके माता पिता पढ़ाई का प्रेशर बनाते थे। तो मनोवैज्ञानिकों ने कहा कि बच्चों पर पढ़ाई का ज़्यादा प्रेशर बनाना इस बीमारी के रूप में सामने आया है। अब वह समझते हैं, लेकिन उनका दिमाग पढ़ाई में ज़्यादा लगा और वह दबाव में आया और उन्हें हंसने की बीमारी हो गई। अब ये इस तरह के जितने भी मामले आए हैं, 3 मामले पुख्ता हैं और बाकी भी मामले हैं लेकिन उनके प्रमाण नहीं हैं। अब इन तीनों मामलों में आज तक न तो कोई परिणाम सामने आया है और न ही कोई उसकी दवाई बनी है। दुनिया भर में, भारत में भी इसके रिसर्च चल रहे हैं, लेकिन कोई पता नहीं है। अब अंत में एक खास बात और बताते हैं। फ्रांस में ट्रॉफी नाम की जिस महिला से यह बीमारी की शुरुआत हुई थी, वह महिला अचानक गायब हो जाती है। बचपन से वहाँ रहने वाली महिला न तो लाशों में मिली और न ही जीवित लोगों में। अब वह हंसते हंसते कहाँ चली गई, किसी को कोई खबर नहीं है। उसे ढूंढने के भरसक प्रयास किए, लेकिन कोई भी उसका पता नहीं लगा पाया। तभी लोगों ने कहा कि उसके अंदर डायन आई थी और डायन उसे अपने साथ ले गई। अब यह कितना सच है यह कोई नहीं जानता। अब कोरोना महामारी की बात करें तो देश एक बार फिर लॉकडाउन की ओर बढ़ रहा है, लेकिन आप लोगों को सतर्क रहना होगा। मास्क अवश्य लगाएं, सामाजिक दूरी का पालन करें, बिना वजह घरों से बाहर ना निकलें, मार्केट में जाते समय भीड़ से दूर रहें। कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने से ही हम इस वायरस को मात दे सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए एक और बात बता दें, कोरोना एक बहरूपिया वायरस है। इसके 400 से ज़्यादा वेरिएंट है, जिनमें डेल्टा सबसे खतरनाक बताया गया है। हाल ही में आया ओमिक्रॉन, इसके लक्षण हल्के हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है, विशेषज्ञ कहते हैं कि यह एक गंभीर रूप ले सकता है। यदि लोग समय रहते इसका इलाज करा ले या सतर्क रहें। इसका एक सबसे अच्छा इलाज वैक्सीनेशन भी है। देश भर में वैक्सीनेशन चल रहा है। विशेषज्ञ लोगों से अपील कर रहे हैं कि वे जल्द से जल्द वैक्सीनेशन टीकाकरण करा ले। अब 400 वेरिएंट में जब दिल्ली में सेकेंड वेव आई, दूसरी लहर, तो डेल्टा नहीं कहर बर पाया था। इसके अलावा महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में भी डेल्टा ही ज़्यादा प्रभावी रहा। जल्द मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। थैंक यू।